चलो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं जो बाद में आप समझेंगे, रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। बॉयज बताएंगे फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बना था उसका आगे क्या हुआ था। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन से हमने ग्लूकोज बनाया ना, फिर आगे उसको क्या किया था, कौन बताएगा? बॉयज बताओ, इन लोगों को बता चुके हैं, आपको नहीं पता। याद करो, बहुत सारे पहले लाइट रिएक्शन के हमने प्रोडक्ट बनाए, फिर डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाया, और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने पे हमारे पास C6H12O6 ऐसा बन गया था शुगर। फिर आगे इसका प्लांट ने क्या किया, प्लांट सेल ने इसका क्या यूज किया था, आगे हमने क्या स्टेप पढ़ा है, यहाँ तक जो बनता है इसको फोटोसिंथेसिस हमने बोला, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद इस ग्लूकोज का क्या किया गया था, ग्लाइकोलाइसिस। बोलो ना, वही बोले ना, वही इसी को तो आगे यूज किए ना, क्या किए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस किए, फिर पायरुविक एसिड बनाया, ग्लाइकोलाइसिस याद है, फिर एसिटिक कोएंजाइम ये बना, और क्या बना, क्रैब साइकिल, ठीक है। क्रैब साइकिल के बाद हमने ETS बना। ये सब होने का नतीजा हमको क्या मिला कि हमारे पास बहुत सारी ATP बनी एनर्जी के लिए, ठीक। अभी हम लोग जो देख रहे हैं एक पाथवे है जिसका नाम है PPP, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये ग्लूकोज को यूज करने का एक अल्टरनेटिव पाथवे है। जैसे ये ग्लूकोज बना है तो या तो ग्लूकोज ये पूरे रास्ते जाएगा कि पहले ग्लाइकोलाइसिस करे और यहाँ तक पहुँचे, या एक दूसरा रास्ता है ग्लूकोज को यूज करने का, अल्टरनेटिव पाथवे, एक वैकल्पिक रास्ता। तो वो जो पाथवे है उसको PPP बोलते हैं, उसका यहाँ पर ये जो पूरा साइकिल है वो बना हुआ है, ठीक है। तो इसको PPP भी कहते हैं, और इसको एक और क्या नाम बताते हैं, HMS पाथवे, ठीक है, ठीक। तो इस पाथवे में क्या होता है, देखिए आपका ये जो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होना था सेल में, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है कोशिका के अंदर, कहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, एक कोशिका के अंदर ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, नहीं, याद करो, बताया था मैंने, ये आपकी कोशिका है, ठीक है, और आपका ग्लाइकोलाइसिस यही साइटोसोल में होता है, साइटोसोल। तभी तो बताया था ना कि ये बिना ऑक्सीजन वाले सेल में भी और ऑक्सीजन वाले सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता ही है, क्योंकि उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है ऑक्सीजन की, है ना। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है, याद करो, वो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा था। सेकेंड स्टेप यहाँ पर हो रहा है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और थर्ड स्टेप इसके अंदर हो रहा है, बताया हुआ भाई, कैसे भूल जाते हैं। क्रैब साइकिल कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में, और इसी के ये इनर मेम्ब्रेन में क्या चलता है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है। ये सब प्रोसेस इस A वाले रिएक्शन में होता है। आपका ये जो PPP है ये कहाँ पर चलता है, ये साइटोसोल में ही चलेगा पूरा रिएक्शन, ठीक। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन रहा है कोशिका में, तब क्या होगा, दोनों रिएक्शन चलते हैं, ये वाला भी चलेगा और ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है ये वही ग्लूकोज है, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम में 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर 6 ATP की एनर्जी यूज होगी और 6 ATP बनाएगी। फिर ये 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, वहाँ से 6 राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर राइबोज में कन्वर्ट होगा। इसमें आप कार्बन का जो अमाउंट है उसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, जैसे कि कितना कितना चेंज होगा बताओ। आपका जो 6 ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है, 6 कार्बन वाला है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है ना, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है। उसके बाद ये जब फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक। उसके बाद जब ये राइबोलोज में कन्वर्ट होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, तब ये क्या हो जाएगा, 5 कार्बन वाला कंपाउंड हो जाएगा, मतलब बीच में कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन होगा, राइबोलोज 5 कार्बन को ही बोलते हैं ना, यहाँ पर 5 कार्बन है, तो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा, एक कार्बन बाहर निकल जाएगा, ठीक। फिर जो आपका दूसरा प्रोसेस स्यूडोहेप्टेलोज है, ये वाला, ये क्या है, 7 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब देखो ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 7 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसी बीच में देखिए ये जो राइबोलोज है ये 2 भाग में टूटा, एक भाग राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाया और
और एक भाग में आपका 4 ज़ैलूलोज बनाया है ना, अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। ज़ैलूलोज ये भी क्या है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक। फिर ये जो ज़ैलूलोज है वो भी फिर 2 भाग में टूट रहा है, एक ये बना रहा है ग्लाइसिन जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है, और एक बना रहा है इरिथ्रोलोज जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड। हर जगह कार्बन का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। अब ये जो सुडोहाइड्रोलोज है फिर यहाँ पर एक कार्बन निकलेगा, और जो फ्रक्टोज है फिर से वो क्या 6 कार्बन। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे पाथवे में बहुत सारे अलग अलग टाइप के शुगर बनते जा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट, सुडोहाइड्रोलोज, हेप्टुलेज, ज़ैलूलोज, ग्लाइसरॉल्ड, एरिथ्रोज, मतलब अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या बन रहे हैं, शुगर बन रहे हैं, जो और अलग अलग रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और ये साइकिल है, पूरा साइकिल चल के लास्ट में फिर से ये बना लेगा 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ से फिर वो ग्लाइकोलिसिस में भी एंट्री कर सकते हैं, समझ लो, मतलब दोनों रास्ते क्या कर सकता है, जा सकता है, जिसको हमने बोलेंगे ये अल्टरनेटिव पाथवे है, ठीक। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें टोटल कितने NADH2 बन रहे हैं, देखिए बताओ कितने NADH2 बन रहे हैं, 12। यहाँ पर 6 NADH2 बन रहे हैं, यहाँ पर 6, टोटल यहाँ पर भी कितने 12 NADH2 बन रहे हैं इस साइकिल से। लेकिन कुछ ATP यहाँ पर 6 ATP क्या हो रही है, खर्च हो रही है, ठीक। चल अब इस साइकिल को, इसका महत्व क्या होगा, इसको चलाने से क्या फायदा होगा, क्या फायदा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या देखिए, यह पथ कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए एक आंतरिक पथ का कार्य करता है, मतलब एक अल्टरनेटिव रास्ता है। जैसे आपके पास मान लीजिए कुछ ज़्यादा हो गया और आपको यूज़ करना है तो कुछ हम अल्टरनेटिव लेते हैं ना, उसी तरह से ये एक अल्टरनेटिव पथ है। इस क्रिया के फलस्वरूप NADPH2 का निर्माण होता है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय एक अपचायक पदार्थों के भांति किया जाता है। यहाँ पर भी NADPH2 बन रहा है जो फायदा करेगा। इस क्रिया के फलस्वरूप राइबोज शुगर का निर्माण होता है, जो कि नाभिकीय अम्लों के निर्माण में काम आता है। देखो इसमें ज्यादा क्या बन रहा है, राइबोज शुगर बन रहा है ना। आपको DNA और RNA पता है क्या, DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA में डीऑक्सीराइबोज और RNA में राइबोज, दोनों के बनने में DNA और RNA बनने में राइबोज शुगर की बहुत ज्यादा मांग है। तो ऐसी कोई कोशिका जो जल्दी जल्दी विभाजन कर रही है, जिसको DNA और RNA का डुप्लीकेशन करना है, उनमें ये पाथवे ज़्यादा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, राइबोज शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है। इसके अलावा क्या बन रहा है, इसमें इरिथ्रोज भी बन रहा है, देखो यहाँ पर इरिथ्रोज भी बन रहा है, और लिग्निन के निर्माण में भी ये काम होता है। मतलब शरीर में और किसी की शुगर की अगर जरूरत हो तो ये साइकिल वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम में आता है, ठीक। तो ये एक्चुअल जो हमारा रेस्पिरेशन का पाथवे है उसका भाग तो नहीं है, लेकिन ग्लूकोज को, शुगर को पचाने का ये भी एक साइकिल है जो PPP कहलाता है, जिसको भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा याद रखिएगा। ये एक बात है छोटा। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं, श्वसन के दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। जैसे हमने प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे, वैसे श्वसन को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, सोचो। देखो सामान्य परिस्थितियों में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी दर श्वसन पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। श्वसन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जितना ज़्यादा मिलेगा श्वसन की दर क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। लेकिन कई उदाहरणों में यह देखा गया है कि ऑक्सीजन के कारण शर्करा का विघटन रुक जाता है और उसका संचय होने लगता है, इसको पाश्चर इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतना ज़्यादा ग्लूकोज का पाचन होना चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है तो भी ग्लूकोज का ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण है वो रुक जाता है, ठीक।
आधुनिक अध्ययनों के आधार पर श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भाग में बांटा जाता है। एक को कहते हैं इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी कारक और आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक क्या हो सकते हैं? पहला है जीव द्रव्य कारक, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। तो श्वसन की दर जीव द्रव्य की मात्रा, उसकी सांद्रता एवं क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। जैसे कि जो प्रविभाज्य कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, इसमें श्वसन की दर अधिक होती है। जैसे कोई कोशिका है, मान लीजिए कोशिका है, ये आपकी प्लांट की सेल है, कोशिका है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है? सघन है जीव द्रव्य, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो ये क्या करेगा? रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा देगा, जल्दी जल्दी क्या करने लगेगा? ग्लाइकोलिसिस करने लगेगा और प्रोडक्ट को बढ़ाने लगेगा। ठीक है। इसके विपरीत जो परिपक्व कोशिका होते हैं उनमें श्वसन की दर धीमी होती है। ऐसी कोशिका जो परिपक्व हो चुकी है, तो अपना फाइनल, हर एक सेल का एक टाइम होता है, पता है? जैसे आरबीसी का टाइम होता है ना, 120 दिन वो जीता है, वैसे हमारे शरीर की या पौधों के शरीर की हर एक कोशिका का एक निश्चित टाइम होता है। उसके बाद उनके अंदर एक प्रोसेस होती है, उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, जिसके बाद वो कोशिका वहाँ से खत्म हो जाती है, मर जाती है, उसकी जगह नई कोशिका बनाती है। तो ऐसी जो पुरानी कोशिकाएं हो जाएगी उनके अंदर क्या? श्वसन की दर थोड़ी कम पाई जाती है। तो वो सेल या कोशिका किस स्टेज पे है उससे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है। उसके अलावा श्वसन की दर जीव द्रव्य के पीएच, जल की मात्रा और उसमें उपस्थित एंजाइम की प्रक्रिया पर भी निर्भर करती है। अगर उसके अंदर जो जो एंजाइम चाहिए, बहुत सारे, हर स्टेप में आपको एंजाइम लगता है ना, आइसोमेरेज, एक्टोकाइनेज, ट्रांसकीटोलेज। तो अगर किसी कोशिका के पास ये सब एंजाइम नहीं है तो श्वसन की दर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पीएच क्यों चाहिए? हर एंजाइम को काम करने के लिए एक प्रॉपर पीएच चाहिए, उस पीएच पे वो काम करेगा। तो अगर उस कोशिका के अंदर वो प्रॉपर पीएच नहीं है, या जल की मात्रा बहुत कम है या बहुत अधिक है, ये सब कारक किसको अफेक्ट करेंगे? आपके रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके अलावा सेकंड जो होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कोशिका में उपस्थित श्वसन पदार्थ की सांद्रता श्वसन की दर को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक होती है। ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? बाहर कारक, जैसे कि लाइट। तो प्रकाश अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन की दर को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करेगा प्रकाश? बताओ। जो सनलाइट मिल रही है वो श्वसन को कैसे प्रभावित करेगा? श्वसन करने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज कब बनेगा? जब प्रकाश प्रकाश संश्लेषण होगा। वही C6H12 प्लांट कब बनाए थे? जब उनको लाइट मिला, सनलाइट मिला, पानी मिला, एंजाइम मिला। अगर सनलाइट नहीं मिली, मान लो 4 दिन पूरा अंधेरा हो गया, पौधों को लाइट ही नहीं मिल रहा है, लाइट ही नहीं मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे तो C6H12O6 नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा तो किसका रेस्पिरेशन करेगा? तो इनडायरेक्टली लाइट पे क्या होता है? इसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब लाइट अच्छी रहेगी, फोटोसिंथेसिस अच्छे से रहेगा तो ये प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा, रेस्पिरेशन भी अच्छे से होगा। अगर लाइट नहीं है, C6H12O6 नहीं बनेगा तो रेस्पिरेशन की दर भी घट जाएगी। तो लाइट कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से श्वसन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा तापमान, सेम वैसे जैसे लाइट में जब तापमान प्रॉपर रहेगा तभी सारी प्रोसेस होगी और सब चीज हो पाएगा, है ना। तो तापमान की तरह श्वसन की दर अत्यधिक प्रभावित होती है। समांतर श्वसन की क्रिया 0 से 45 डिग्री के तापमान पर मध्य होती है, परंतु तापमान में और वृद्धि होने पर श्वसन की दर में एक निश्चित अवधि तक वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद श्वसन की क्रिया रुक जाएगी। अगर टेम्परेचर एकदम बढ़ जाएगा तो जितने भी एंजाइम है वो काम करना बंद कर देते हैं, मतलब डीनेचुरेशन हो जाता है। एंजाइम क्या है? एक्चुअली प्रोटीन्स ही है। एकदम जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो सब एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही एंजाइम काम करना बंद किए, जितने भी साइकिल हम पढ़ रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि सब जगह हमको क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। तीसरा है वातावरण में ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा। ऑक्सीजन वायवीय श्वसन के लिए अति आवश्यक है। अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन एकदम कम हो गया तो भी श्वसन नहीं हो पाएगा। अतः यह श्वसन की दर को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑक्सीजन की कमी होने पर पौधे में श्वसन की दर क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता स्थिर होती है, अतः श्वसन की दर पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से श्वसन की दर में वृद्धि नहीं हो पाती। वाटर, जल समस्त
जैविक क्रियाओं और एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, अतः जल की कमी होने पर श्वसन की दर मंद हो जाती है। जैसे कोई पौधा लगा है, उसको पानी ही नहीं डालोगे तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और रेस्पिरेशन की दर भी उसकी बहुत कम हो जाएगी। ठीक, अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, पादप शरीर में अकार्बनिक लवणों की सांद्रता में वृद्धि होने पे उसमें श्वसन की दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पौधों को लवण विलयन में रखने पर श्वसन की दर में वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, इसको सॉल्ट रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अगर पौधों को अचानक से ज़्यादा सॉल्ट मिलने लग जाए तो श्वसन की दर उनको कुछ हद तक क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो ये कुछ फैक्टर हैं, 5-6 फैक्टर जो श्वसन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं।